नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज जो है हम लोग अगेन कुछ और वन वर्ड्स जो है वो देखते हैं रिगार्डिंग जो हमने लास्ट क्लास में किए थे उसके आगे से। तो उम्मीद है कि जो लास्ट क्लास के वन वर्ड्स थे वो एक बार के लिए आपने रिवाइज अब ज़रूर से किए होंगे। तो चलिए आज की क्लास का पहला वन वर्ड जो है वो हम लेते हैं, दैट इज़ व्हाट स्नेक इन द ग्रास। ना देखो ये जो ईडियम है ये आपको नहीं लगता कि काफ़ी बार जो है वो एग्जाम में रिपीट हो गई है? तो इसका मतलब ये मैंने आज ईडियम लास्ट टाइम ली है आपके लिए रिवीजन के लिए, फिर अब हम इस ईडियम को नहीं लेंगे। यानी ये ईडियम बहुत बार जो है एग्जाम में पूछी गई है। स्नेक इन द ग्रास यानी एक ऐसा एनिमी आपका जो पीछे से छिपकर जो है वो वार करे, यानी सेंसिटिव पर्सन नहीं होगा। क्या होगा ये? ट्रिकैरियस पर्सन। इस वर्ड के लिए ईडियम मैंने ली थी। ट्रिकैरियस का मतलब होता है कि हिडन पर्सन, यानी कि मैं हिडन पर्सन तो नहीं बोलूँ, हिडन एनिमी बोलूँ, यानी कि जो ऐसा एनिमी है, ऐसा दुश्मन है जो छुपा हुआ है और छुपकर जो है वो वार कर रहा है। तो जैसे ग्रास में स्नेक होता है छुपा हुआ, वो छुपकर वार करता है, वैसे ये ट्रिकैरियस पर्सन है, छुपकर जो है ये वार करेगा। तो ट्रिकैरियस एक नया वर्ड है जिसका मतलब हमने पढ़ा क्या? हिडन एक एनिमी। आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है गेट वंस डैंडर अप। नाउ अगेन इट्स अ वेरी गुड ईडियम। ये ईडियम इसलिए ली है अगेन कि ये जो है ना इसका सिनोनिम हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था और वो था टू पुट समवन्स बैक अप। उम्मीद है ये आपको याद हुआ होगा, यही आपको रिकॉल हुआ होगा, टू पुट समवन्स बैक अप। नाउ टू पुट समवन्स बैक अप क्या है? ये मैंने आपको बताया था कैट से रिलेटेड, अगर आपको स्टोरी याद आई हो तो। मैंने आपको कहा था जो कैट होती है ना वो गुस्से में जो है अपने पीछे वाला जो पार्ट है बॉडी का वो ऊपर कर लेती है गुस्से में, है ना। तो यानी कि जब कैट अपना टेम्पर यानी गुस्सा टेम्पर खो देती है और गुस्से में आ जाती है, वेरी एंग्री पोजीशन में आ जाती है, तब वो अपना बैक जो है वो क्या करती है? अप करती है। तो यहाँ से ये इडियम है टू गेट वंस डेंडर अप, मतलब ये डेंडर वर्ड जो रिजेंबल करता है ना ये बैकअप के लिए ही है। तो यानी कि अपनी बैक को क्या करना? ऊपर करना। और कोई भी चीज या कोई भी एनिमल अपनी बैक को ऊपर करता है जब वो अपनी टेम्परनेस जो है वो खो देता है। तो अगेन ये जो ईडियम है ये रिलेटेड टू एनिमल्स ली गई है, यानी कि मोस्टली ये जो कैट की जो फैमिली के एनिमल्स होते हैं ना, जैसे कैट हो गया, लायन हो गया, लेपर्ड हो गया, टाइगर हो गया, ये जो खूंखार जानवर है उनके लिए ली गई है, क्योंकि ये अचानक से अपना टेम्पर खो देते हैं, है ना। ये जो खूंखार जानवर है ये अचानक से अपना टेम्पर खो देते हैं, और ये जब अपना टेम्पर खोते हैं तो इनकी बॉडी का जो पिछला हिस्सा है, बैक पार्ट है, वो क्या हो जाता है? ऊपर हो जाता है ना। यानी उसको ऊपर करके शो करते हैं कि भैया मेरे को क्या आ रहा है? गुस्सा आ रहा है। तो वहां से ईडियम लिए। तो गेट वंस डेंडर अप या फिर टू पुट समवन्स बैक अप, वन एंड द सेम थिंग। और ये दोनों ईडियम कब यूज होती है? जब कोई भी एनिमल अपना जो टेम्पर है वो खो देता है। तो डेंडर से आप इसे याद रखेंगे। डेंडर अप का भी वही मतलब होता है जो मतलब बैकअप का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ईडियम क्या कह रही है? नेक्स्ट ईडियम कहती है परफॉर्म द टास्क विद एक्सट्रीम ईज, यानी कि आपको इस फ्रेज के लिए ईडियम बतानी है कि जब आप अपना कोई भी काम यानी कि टास्क जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी से कंप्लीट कर पाओ, यानी आपको बिल्कुल भी ज़रा सी भी मुश्किल ना हो, उस एक्सट्रीम ईज में जब आप अपना काम कर पाओ तब आप क्या ईडियम यूज़ करेंगे। तो ये बोल रहा है पीस ऑफ केक। यही मैंने आपको बताया था कि जब हम अपना कोई काम इजीली कर लें, और इसी को हमने केक वॉक भी कहा था, याद आ गया होगा आपको। तो पीस ऑफ केक यानी कि जब केक का अगर कोई पीस मुझे लेना है तो मुझे इजीली ग्रैब हो जाएगा, यानी वो मुझे इजीली मिल जाएगा। तो उसके लिए हम या तो ईडियम बोलते हैं पीस ऑफ केक या फिर हम बोलते हैं केक वॉक। चलिए बाकी की ईडियम्स का मतलब भी देखते हैं। ये बोल रहा है एट द 11th आवर। अब आप मुझे बताएं कि है ना कितने घंटे होते हैं? वैसे तो 24 घंटे होते हैं, पर घड़ी के हिसाब से तो 12 घंटे होते हैं ना। उनमें से आप 11th घंटे पर हो, टोटल कितने आपके पास? 12। तो 12 घंटे बाद तो कि वो एक जो पूरा शेड्यूल है वो खत्म हो जाएगा। तो एट द 11th आवर का मतलब है कि आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आप घंटे निकाल चुके हो और अब आप 11वें घंटे पे हो, यानी आप ऑलमोस्ट टाइम की किस पर हो? टाइम की एंडिंग पर हो। इसके बाद तो टाइम खत्म हो जाएगा। तो जब हम कई बार बोलते हैं ना कि बहुत लास्ट मिनट पे हूं मैं, यानी कि खत्म होने से, यानी कि देरी के होने से, है ना, बिल्कुल थोड़ा सा समय बचा हो, तब हम ये ईडियम यूज करते हैं। तो इस ईडियम का क्या मतलब होता है? एट द वेरी लास्ट मिनट, कहते हैं ना आखिरी मौके पर जो है वो मैंने चौका मारा है, यानी आखिरी मिनट पर जो है ये काम हुआ है। तो एट द लास्ट मिनट के लिए हम ये ईडियम यूज करते हैं। क्या? ये एट द 11th आवर। या फिर आप इस ईडियम के लिए या तो ये बोले एट द लास्ट मिनट,
या फिर आप ये भी बोल सकते हैं बिफोर इट बिकम्स टू लेट, यानी कि बहुत देरी हो उससे पहले ही हम ये काम कर लें। तो बहुत ज़्यादा देरी होने से पहले जब कोई काम हो जाए तब भी आप इसे एट द 11th आवर बोलते हैं, या लास्ट मिनट पे कोई काम हो यानी कि टाइम की एंडिंग के लिए, समय समाप्त होने वाला है उस टाइम पे अगर कोई काम कंप्लीट होता है तो भी हम क्या बोलते हैं, एट द 11th आवर। नेक्स्ट बोल रहे हैं कॉल इट अ डे। ना कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है कि अब आपने आज का जो दिन है ना उसे कॉल इट कर लिया। कॉल इट यानी कि आपने एंड कर लिया है, यानी आज का जो डे है वो क्या होता है, एंड होता है। एंड का मतलब है कि किसी भी टास्क को, यानी जो आप काम कर रहे थे ना उस टास्क को क्या कर देना, एंड कर देना। अपन बोलते हैं ना भाई डिसाइड कर लिया आपने, भाई आज के लिए बहुत है, अब बाकी का काम कल करेंगे। तो डिसाइड कर लेना कि भाई अब जो है ये काम अपन नहीं कर रहे, तो डिसाइड टू स्टॉप डूइंग समथिंग को हम क्या बोलते हैं, कॉल इट अ डे। भाई आज के दिन को क्या करते हैं, एंड करते हैं। स्वैन सॉन्ग, नाउ अगेन ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई इडियम है। स्वैन सॉन्ग, देखो स्वान आप जानते हैं एक बर्ड है जिसको हम हंस कहते हैं। तो हंस का सॉन्ग, हंस का सॉन्ग मतलब एक है ना हंस के लिए कहा गया है, यानी देयर इज अ क्वाइट स्टोरी बिहाइंड दिस इडियम, एंड दैट स्टोरी इज कि हंस के लिए कहा जाता है कि जो हंस है ना ये अपनी ऑल ओवर लाइफ जर्नी में, यानी कि पूरे अपने लाइफ लॉन्ग ये बहुत कम बोलता है, यानी कि बहुत ही शांत टाइप का ये एक बर्ड है, यानी बहुत काम या पीसफुल रहने वाला ये है। और ऐसा कहा जाता है कि जब ये स्वैन जो है ना ये अपनी लाइफ की एंड पर आ जाता है, यानी कि जब इसकी मृत्यु निकट होती है तब जो है ना ये हंस गाना गाने लग जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि अब अगर ये स्वैन सॉन्ग गाने लग गया है यानी कि इसकी लाइफ का क्या आ गया है, एंड आ गया है। तो वहीं से ये इडियम ली गई है और इसे कोरिलेट किया गया है कि जो भी व्यक्ति जिस भी काम को करने में माहिर है, मतलब फेमस है, जिसके लिए वो जाना जाता है, तो वो जो फेमस काम कोई व्यक्ति कर रहा है उस काम को वो लास्ट बार कर रहा है, यानी ये उसका लास्ट बार है। जैसे आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश, तो मेरा काम क्या है, इंग्लिश पढ़ाना, लेकिन मैं आज आपको ये बोलूँ कि आज मैं आपकी लास्ट क्लास ले रही हूँ, यानी कि मेरा जो काम है आज उसका क्या है, लास्ट डे है। तो यानी कि जब कोई व्यक्ति जिस काम के लिए जाना जाता है और वो उसका लास्ट अटेम्प्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, स्वैन सॉन्ग। तो पीस ऑफ केक यानी इजीली किसी काम को कर लेना, एट द 11th ईयर यानी कि टाइम के बिल्कुल एंड पर काम का कंप्लीट होना, कॉल इट अ डे यानी आज के लिए काम समअप करना, और स्वैन सॉन्ग यानी लास्ट वर्क किसी भी फेमस पर्सन का। अब इसने बोला था परफॉर्म द टास्क विद एक्सट्रीम ईज, आसानी से किसी काम का हो जाना, तो उसे हम कहते हैं पीस ऑफ केक। आगे बढ़ते हैं, स्टॉर्म इन अ टी कप। नाउ इस इडियम को कैसे याद रखेंगे आप कि है ना आप चाय के कप के लिए बैठे हुए हो और चाय के कप पे क्या आ गया है, स्टॉर्म आ गया है। स्टॉर्म आ गया है का मतलब है कि जो चीजें बहुत स्मूथली चल रही थी अचानक से क्या हो गया, उन्हीं बातों पर, बहुत छोटी छोटी बातों पर अब क्या हो गया, गुस्सा बढ़ गया, यानी कि वो जो एक स्मूथ टॉक थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो झगड़े में कन्वर्ट हो गई, या मैं ये कहूँ वो कॉन्ट्राडिक्शंस में कन्वर्ट हो गई। यानी अब वह बातों से ज्यादा क्या हो रहा है, कटाव हो रहा है, यानी अब जो है वो लड़ने लग गए। और ये लड़ाई कहाँ, और ये टी कप पे, यानी हम टी कप पे मिले तो काहे के लिए थे भाई, आराम से बैठेंगे, चाय वाय पियेंगे, है ना, मस्त बात करेंगे। लेकिन वो बात करते करते क्या आ गया, स्टॉर्म आ गया। स्टॉर्म का मतलब है एक तरीके से कहते हैं ना तूफान, तूफान जो होता है ना वो ऐसे बता करके नहीं आता मैं तूफान हूं, मैं आ रहा हूँ, नहीं, तूफान जो है वो चुपचाप ही अटैक करता है। तो वैसे ही जो चाय की कप पर बात कैसी चल रही थी, बहुत कामली बात चल रही थी, अचानक से तूफान आ गया, यानी वो कामनेस, वो शांति भंग हो गई। तो अ लॉट ऑफ एंगर एंड वरी अबाउट ट्रिवियल थिंग्स। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, यानी छोटी छोटी बातों पर क्या आने लग गया है, बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग गया है। तो वैसे ही आप याद रखेंगे कि टी कप पर बहुत आराम से बातें चल रही थी और अचानक से क्या हो गया, वो बातें जो पीसफुली बातें चल रही थी वो स्टॉर्म में कन्वर्ट हो गई, यानी लॉट ऑफ एंगर में वो जो चीज है वो कन्वर्ट हो गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बोल रहा है टेल अपॉन। ना टेल अपॉन का क्या मतलब है, टेल का मतलब है बताना, अगेन फ्रेजल वर्ब है, इसे याद करते हैं। टेल का मतलब है बताना। आपको याद है मैंने लास्ट क्लास में आपको एक फ्रेज बताई थी, ब्लो अपॉन, इसका मीनिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो टेल अपॉन का मतलब है टेल यानी बताना। तो आप किसी से पूछ रहे हैं अपॉन, है ना, अपॉन का मतलब है कि आप किसी टॉपिक पे पूछ रहे हैं कि भाई ये चीज तेरे को कैसे असर करी, है ना, तेरे को कैसे इसका इफेक्ट आया, है ना, कि भाई ये जो इफेक्ट है ये कैसा इफेक्ट था, एडवर्स। तो अपन कहते हैं ना भाई क्या है तेरे ऊपर जो असर आया है, और ये असर जो है वो तेरे ऊपर नेगेटिव असर आया है, ये तू हमें बता। क्योंकि अपॉन जब किसी भी वर्ब के साथ लगता है ना तो वो किसी भी चीज का नेगेटिव रिजल्ट जो है वो हमें देता है। तो
तो आप मुझे बताइए कि ये जो नेगेटिव रिजल्ट है, ये जो इफेक्ट है, ये आपके ऊपर कैसे आया है। यानी किसी भी चीज़ का इफेक्ट एडवर्सली होना, यानी बहुत गंदा इफेक्ट बोलूँ या फिर इम्पैक्ट बोलूँ, किसी भी चीज़ का जो इम्पैक्ट है वो कैसा आया है, बहुत ही ज़्यादा एडवर्स आया है, यानी कि बेकार इम्पैक्ट आया है, तब हम इस ईडियम को बोलते हैं या इस फ्रेज को बोलते हैं, एंड दैट इज व्हाट टेल अपॉन। आप मुझे कमेंट में ब्लो अपॉन का मीनिंग जो है वो बताएंगे। आगे बढ़ते, बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। देखो आप है ना अपने दांतों के बीच में जो स्किन है वो बताएं कैसी है, बहुत पतली सी है ना, बहुत पतला सा रास्ता है ना। अब उसमें से मैं ये कह रही हूँ कि कोई चीज है ना फंस गई है, जैसे खाते खाते क्या होता है, दो दांतों के बीच में चीजें फंस जाती है ना, और स्पेशली अगर वो कोई रेशा सा फंस जाता है तो बहुत दिक्कत होती है उस रेशे को निकालने में, होती है कि नहीं होती है। तो ये वही कह रहा है बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, यानी कि टीथ के जो स्किन है ना वहां से इतनी पतला से वो बच करके निकला है, यानी बेयरली मैनेज्ड टू एस्केप, यानी बहुत मुश्किल से जब हम कहीं से बच के निकलते, कहते हैं ना बाल बाल बचे हैं, बस बस पकड़े ही नहीं गए हैं, वरना तो हो जाता काम तमाम आज। तो वो बाल बाल बचना, तो वो बाल बाल बचने को यानी बहुत कम उम्मीद थी, बस निकले ही हो, आप ये समझ लो, है ना। तो उसके लिए हम बोलते हैं बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। कैसे याद रखोगे कि टीथ के बीच की जो स्किन है बहुत पतला सा रास्ता, बहुत सकड़ा सा रास्ता है, और उसमें से कोई चीज निकल गई है, यानी आप समझो बहुत मुश्किल से उस चीज ने क्या किया है, एस्केप किया है। ना आसान नहीं था दांतों के बीच में से एस्केप करके निकलना, बहुत छोटी सी जगह है ना। तो वैसे ही आप याद रखेंगे कि जब बहुत मुश्किल से कोई इंसान बचकर निकल रहा है, मुश्किल से बचना, या इसी इडियम को हम क्या कहते हैं, बाल बाल बचना, बाल बाल बचना। बोले बस आज तो बचे ही हैं जैसे तैसे, नहीं तो पकड़े ही जाते। तो बाल बाल बचना या मुश्किल से बचने को हम क्या कहते हैं, बेयरली मैनेज टू एस्केप। आगे बढ़ते हैं, विन लॉरेल्स। ना ये जो इडियम है ना, इसमें जो वर्ड है ना लॉरेल्स, ये समझे आप एक फ्लावर है, और ये कैसा फ्लावर है, व्हाइट कलर का ये फ्लावर होता है, और ये जो फ्लावर है ना ये काम में लिया जाता है, या मैं कहूँ ये जो फ्लावर डिपिक्ट करता है, ये कैसे डिपिक्ट करता है, ये फ्लावर मोस्टली है ना ओल्डन टाइम्स में यूज होता था, कि जब है ना हम किसी को ताज पहनाते थे ना, ताज, तो वो ताज के ऊपर हम इस फ्लावर को लगाते थे। और ये जो जैसे आजकल नहीं होता मिस यूनिवर्स और उनको ताज पहनाए जाते हैं, तो उस पर क्या लगाते हैं, हीरा लगाते हैं। पर पहले हीरे का इतना प्रचलन तो था नहीं, तो पहले क्या होता था कि ये जो ताज होता था ना इस पे ये फ्लावर लगाते थे, और ऐसा माना जाता था कि अगर किसी को ये फ्लावर मिल गया तो वो एक उसके लिए ऑनर की बात है, मतलब उसने एक अचीवमेंट जीता है ना, यानी उसने कुछ चीज जीती है, ऑनर में अचीवमेंट प्राप्त किया है। तो वहीं से ये इडियम यूज होने लग गई, विन लॉरेल्स, यानी कि मैंने क्या विन किया है, लॉरेल्स। अब अगर मैंने लॉरेल्स विन कर लिया है, यानी मैंने क्या पा लिया, ऑनर। तो आजकल जब हम किसी को ग्रेट ऑनर या अचीवमेंट देते हैं, चाहे वो भले किसी को प्राइज अवार्ड देकर दें, रिवॉर्ड देकर दें, फ्लावर्स देकर दें, ताज पहना कर दें, पर हमने उसे कोई अचीवमेंट के लिए ऑनर दिया है, तब हम ये इडियम बोलते हैं कि भैया इसने क्या विन कर लिया, लॉरेल्स विन कर लिया, यानी इसने वो फ्लावर जो है वो विन कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। देखो सेफ पेयर यानी मैंने बहुत सुरक्षित हाथों में इस काम को दिया है, तो बहुत सुरक्षित हाथों में दिया है, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति को आपने एक काम सौंपा है जिस पर आप बहुत आसानी से ट्रस्ट कर सकते हो। तो अ पर्सन हु कैन बी ट्रस्टेड टू डू समथिंग एफिशिएंटली, यानी आपको पता है कि अब इसके हाथों में ये काम चला गया ना तो ये काम बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो कुल मिलाकर एक ऐसा व्यक्ति जो भरोसे लायक हो, कहते हैं ना बस अब इसके पास काम चला गया ना, अब मैं निश्चिंत हूँ, अब ये जो काम है ये बहुत आसानी से और बहुत आराम से बहुत अच्छे से हो जाएगा। यानी अब ये काम कैसे हाथों में चला गया, सेफ पेयर में चला गया, यानी अब इस काम को कोई तबाह होने से नहीं बचा सकता, मतलब सॉरी अब इस काम को अच्छे से होने से कोई नहीं बचा सकता, मस्त तरीके से ये काम हो जाएगा। तो सेफ पेयर ऑफ हैंड्स यानी कि अब ये जो काम है ये सेफ पेयर में, यानी कि सही हाथों में ये काम जो है वो चला गया। और ये सही हाथ किसके हैं, जिस पर आप आसानी से भरोसा कर सकते हो कि भाई ये जो काम है ये से बिल्कुल अच्छे से यानी एफिशिएंटली इस काम को करेगा। आगे बढ़ते हैं, लेट डाउन, किसी को नीचा दिखाना। लेट यानी नीचा दिखाने के लिए ये फ्रेज यूज होती है। तो नीचा दिखाना यानी किसी को हायर करना नहीं, नर्स करना नहीं, केयर अबाउट करना नहीं, फेल हो जाना, यानी किसी को फेल कर देना, नीचा दिखा देना। अपमान करना, अपमान के लिए हम एक इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं डिस्पैरेज। तो किसी को डिस्पैरेज करना यानी किसी को नीचा दिखाना, तब हम ईडियम करते हैं कि लेट डाउन, यानी कि इसको क्या दिखा दिया गया है, नीचा जो है वो दिखा दिया गया है।
अ फ्लाई ऑन द वॉल। नाउ ये जो अ फ्लाई ऑन द वॉल है ना, इस ये इडियम कैसे मैम ओरिजिनेट हुई है, तो ये कुछ ऐसा है कि है ना, आप समझे कि मतलब अगर आपने किसी मूवीज वगैरह में देखा है, तो मूवीज वगैरह में है ना, जब उसकी शूटिंग होती है मूवीज की या सीरियल्स की, तो हमने वहां देखा है कि काफी सारे ऐसे जने होते हैं जो है ना बैक में काम कर रहे हैं, चाहे वो मान लो कैमरामैन हो, चाहे वो कोई भी हो, और वो क्या कोशिश करते हैं, वो वहाँ है, मौजूद हैं, लेकिन हमें मूवी में या सीरियल में वो दिखाई नहीं देते हैं। यानी कि वो एक ऐसे ऑब्जर्वर हैं जो होते हुए भी नहीं है, यानी कि वो आपको दिखेंगे नहीं, आप उन्हें नोटिस नहीं कर सकते, बट वो फिर भी है, और वो ये खुद कोशिश करते हैं कि हम चीज़ों को ऐसा बनाएं कि लोग हमें नोटिस ही ना कर पाए, यानी हम लोगों को ना दिखें। तो वहां से ये इडियम आई है फ्लाई ऑन द वॉल। पर ये एक अमेरिका में गाना है फ्लाई ऑन द वॉल, और ये गाना किस आइडिया से लिया गया है, तो ये उस आइडिया से लिया गया है कि एक ऐसा रूम है जिसमें ऐसा इवेंट हो रहा है, जिसमें ऐसे लोग हैं जिन्हें आप नोटिस नहीं कर सकते हैं, वो नो डाउट वही से शूट कर रहे हैं, बट स्टिल आप उन्हें नोटिस नहीं कर सकते। क्यों नोटिस नहीं कर सकते? क्योंकि वो ऊपर दीवार में उड़ रहे हैं, ऊपर दीवार में उड़ रहे हैं, यानी वो दिख नहीं रहे हैं। तो वहां से इडियम आई है फ्लाई ऑन द वॉल, यानी कि वो दीवार पर उड़ गए हैं, इसलिए वो आपको दिख नहीं रहे हैं। तो एक ऐसा ऑब्जर्वर जिसे आप नोटिस ही नहीं कर सकते, वो कहते हैं अनपर्सीव्ड ऑब्जर्वर। तो वैसे ही क्या होता है कि मान लीजिए आप घर पे बैठे हैं, आपके रूम में है ना बातचीत चल रही है, लोग बात कर रहे हैं, और वहां पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो है ना बहुत शांत बैठा है, कामली बैठा है, बिना बोले बैठा है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, बिना बोले कुछ नहीं बोल रहा है, बस चुपचाप बैठा है। तो वो एक ऐसा ऑब्जर्वर है, वो आपकी बातें सुन रहा है भाई, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है। तो वो एक ऐसा ऑब्जर्वर है जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता, यानी जिसे कोई भी नोटिस नहीं करता। लेकिन अगर वही उस रूम में एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो बोले जा रहा है, बड़बड़ाए जा रहा है, तो उस व्यक्ति पर है ना सबका ध्यान जाएगा। तो यानी अगेन मैं क्या कहूँ, अ फ्लाई ऑन द वॉल को कैसे याद रखेंगे, वॉल पर कोई उड़ गया है, उड़कर बैठ गया है, तो वो नोटिस में नहीं आएगा। जैसे एक छोटा मक्खी या मच्छर, अगर वो आपके आसपास घूम रहा है ना, तो वो नोटिस में आएगा, लेकिन अगर वो चुपचाप रूफ पर जाकर बैठ गया है, तो आप उसे नोटिस भी नहीं कर पाओगे कि अच्छा इस रूम में मच्छर बैठा है क्या। तो एक अनपरसीव्ड ऑब्जर्वर, यानी कि ऐसा ऑब्जर्वर विदाउट नोटिस्ड है, जिस पर किसी ने नोटिस नहीं किया है, उसके लिए बोलते हैं फ्लाई ऑन द वॉल। इन द सेम बोट, ये इडियम कई बार आपने सुनी है। इन द सेम बोट का क्या मतलब होता है, एक ही नाव पर सवार, एक ही नाव पर सवार जो है, यानी आपकी भी वही मनोदशा है या वही मनोस्थिति है, एक ही नाव पर सवार जो मेरी है। और साथ ही साथ ये जो इडियम यूज होती है ना, नेगेटिव सेंस में यूज होती है, यानी अगर हम दोनों के हालात अच्छे हैं तो मैं इस इडियम को नहीं बोलूंगी इन द सेम बोट, लेकिन अगर हम दोनों के हालात बुरे हैं और सेम ही हालात हैं, हम दोनों मतलब जॉब के लिए ही लड़ रहे हैं, तो यानी कि हम दोनों के सेम ही नेगेटिव सिचुएशंस है ना, तो जब आपकी नेगेटिव सिचुएशन सेम हो, किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा लोगों की नेगेटिव सिचुएशन सेम हो, तब हम बोलते हैं इन द सेम बोट। अब ये इडियम कैसे आई है, तो इन द सेम बोट यूज होती थी, ये बोट के लिए ही है। जब किसी बोट की सिचुएशन या स्थिति खराब हो, तो सारे के सारे जो उस पर सवार लोग होते हैं वो यही कहेंगे हम सब एक ही बोट में सवार हैं और हम सबकी स्थिति सेम ही है, मरेंगे तो साथ में ही मरेंगे। तो ये क्या है, टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स, किसी और की स्थिति के जैसा ही डिफिकल्ट सिचुएशन में खुद भी फंस जाना इज नोन एज इन द सेम बोट। नेक्स्ट चलते हैं, मेक माई फ्लैश क्रॉल। देखो क्रॉल का मतलब क्या होता है, क्रॉल का मतलब होता है रेंगना, और फ्लैश यानी कि होता है आपकी स्किन। तो जब आपकी स्किन पर कोई रेंगता है, देखो जैसे भी आप बैठे हो, नॉर्मल बैठे हो है ना, लेकिन अचानक से कोई आपको ऐसा लगे कि ना आपकी स्किन पर कुछ चल रहा है या रेंग रहा है, तो आप डर जाते हो ना, घबरा जाते हो, सरप्राइज शॉक्ड हो जाते हो, तो आप देखते हो यार क्या चल रहा है ये। ऐसी स्पेशली जब नींदों में सो रहे हैं और तब अगर हमें ऐसा लगे कि हमारे शरीर पर कुछ चल रहा है, तो वो चीज़ आपको क्या कर देती है, डरा देती है। तो ये इडियम होती है कि जब आप अचानक से बहुत बुरी तरह डर जाओ, है ना, मतलब आपने उम्मीद नहीं की थी और अचानक से कुछ ऐसा शॉकिंग हो गया, तब हम इस इडियम को बोलते हैं मेक माई फ्लैश क्रॉल। कैसे याद रखेंगे, क्रॉल का मतलब क्या होता है, रेंगना, और फ्लैश का मतलब है स्किन, यानी आपकी स्किन पर किसी चीज का रेंगना, वो आपको क्या करेगा, अचानक से फ्राइटेंड ही करेगा, यानी कि आपको क्या करेगा, सरप्राइज या फिर शॉक्ड। तो शॉक्ड या फ्राइटेंड के लिए इडियम जो है वो यूज की जाती है। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच का मतलब आप ऐसे याद रखें कि कोई वस्तु है ना, उस पर क्या पड़ गया है, स्क्रैच,
और अब आपको उस वस्तु को सही करना और वहां से इसे शुरू करना है, यानी किसी कहानी को बहुत बिगनिंग से वापस से स्टार्ट करना। जैसे मान लो अगर मैंने कोई घर खरीदा है ना, एक तो ये है कि मैंने बनाया बिल्कुल सब पेंट वेंट सब हुआ हुआ और उस घर को खरीदा है, तो अचानक बस खरीदो और रहने लग जाओ। लेकिन मैंने एक ऐसा घर खरीदा है जिसपे ना अभी तो दरारें पड़ रही है, स्क्रैचेस पड़ रहे हैं, है ना, तो यानी कि अभी तो मुझे वो दरारें सही कराऊं, है ना, यानी कि वो सारी चीजें सही कराऊं, फिर उस पर पेंट कराऊं, फिर जाके रहने लगूं। तो स्टार्ट एंटायरली फ्रॉम बिगनिंग का मतलब है जब आप किसी चीज की जो शुरुआत है वो बिल्कुल जीरो से करते हैं, तब हम इस इडियम को बोलते हैं स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। यानी मैंने स्क्रैच से इस काम को स्टार्ट किया है, बिल्कुल शुरुआत से इस काम को जो वो स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है फेस अप टू। नाउ देखो फेस, अपन नहीं कहते भाई इस चीज को फेस करो, सामना करो, यानी फेस अप, यानी कि आप अपना फेस ऊपर करो और उस चीज को एक्सेप्ट करो, यानी एक्सेप्ट करना। कैसी सिचुएशन को, डिफिकल्ट सिचुएशन को यदि आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप क्या कहेंगे किसी को कि अपना फेस क्या करो, ऊपर करो, भाई नीचे मत करो, सिचुएशन से भागो मत, अपना फेस ऊपर करो, ऊपर करके सिचुएशन को देखो, सामना करो और फिर उससे डील करो, है ना। ऐसे नीचे फेस करके मुंह लटका के ऐसे खड़े रहोगे तो कैसे सिचुएशन फेस होगी, है ना। तो फेस अप टू यानी किसी भी सिचुएशन को बिल्कुल सामना, एकदम फेस टू फेस, क्लियर अप। और फेस टू फेस का मतलब आंखों में आंखें डाल के, तो वो कब होगा, जब आपका फेस ऊपर होगा। तो वैसे आप इस इडियम को याद रखेंगे, फेस अप करना यानी कि किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन का क्या करना, एक्सेप्ट करना, यानी आपने क्या किया है, चैलेंज को एक्सेप्ट करा है, आपने इस नेगेटिव सिचुएशन को क्या किया है, एक्सेप्ट करा है। आगे बढ़ते हैं, रनिंग अराउंड इन सर्कल्स। देखो रनिंग अराउंड इन सर्कल को ना सीधा सीधा हिंदी में बोलते हैं भूल भुलैया, यानी कि जब आप किसी काम को करते हैं और फिर वापस वहीं आ जाते हैं। देखा अपन ने, भाई किसी काम को मैंने किया वापस वहीं आ गया, यानी मैं एक्टिव तो बहुत हूँ तभी तो चल रही हूँ, और चलते चलते मैं वापस वहीं आ जाऊँ, यानी कि जब आप उसी पॉइंट पर बात, मतलब मैंने मान लो कोई बातचीत शुरू की तो अपन क्या बोलते हैं, भाई घुमा फिरा कर हम तो वापस वहीं आ गए। तो घुमा फिरा कर वापस वहीं आ जाना, घुमा फिरा कर वापस वहीं आना, तब हम इस इडियम को क्या बोलते हैं, रनिंग अराउंड द सर्कल। यानी कि आप एक्टिव तो थे, बातचीत तो कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट जो है वो नहीं निकले, यानी रिटर्निंग टू द सेम पॉइंट्स विदाउट एनी रेजोल्यूशन, घूमते रह जाना। यानी आपका एक डिस्कशन, एक आर्ग्यूमेंट चल रहा था और जब आधे एक घंटे वो चला, लेकिन आधे एक घंटे बाद आपको लगा उल्ले हम तो यहीं थे शुरू होने से पहले भी, यानी कि हम सर्कल्स में ही घूमते रह गए, हम बातचीत में ही रह गए। तो रनिंग अराउंड द सर्कल्स को कैसे याद रखोगे, भूल भुलैया, यानी आप किसी डेस्टिनेशन पर या आप किसी पर्टिकुलर रिजल्ट पर नहीं पहुंचे, है ना, यानी रिजल्ट तो बिल्कुल भी नहीं आया, जहां से शुरू किया था वापस हम वहीं आ गए। हाल एंड हार्टी, देखो हाल एंड हार्टी को आप हिंदी में कहते हैं सब कुशल मंगल है। तो सब कुशल मंगल है यानी कि चीजें कैसी है, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी है, वीक एंड इल नहीं है, एंग्री बट हैप्पी भी नहीं है, क्लमजी एंड काम भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग भी है और हेल्दी भी है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो स्वस्थ होने के लिए हम इस इडियम को कहते हैं मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ, एकदम मस्त चल रहा है, तब हम इस इडियम को कहते हैं हेल एंड हार्टी। आप जब हिंदी में भी पत्र लिखते हैं ना किसी को, तब उसकी पहली लाइन यही कहते हैं, मैं तो कुशल मंगल हूँ, उम्मीद है आप भी वहाँ कुशल मंगल होंगे, यानी आप भी वहाँ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी होंगे। तो उसके लिए इडियम यूज होती है क्या, हेल एंड हार्टी। आगे बढ़ते हैं, रेड लेटर डे। ना रेड लेटर डे का मतलब होता है, यहाँ पे लेटर का मतलब है अल्फाबेट्स से, है ना। अब अगर आपने ना इसको, आप इस इडियम को सबसे आसान है याद करना, कि आप है ना अपने कैलेंडर पे चल जाओ, कैलेंडर पे है ना कितनी भी जितनी भी इम्पोर्टेंट डेट्स होती है ना, इम्पोर्टेंट डेट्स या मैं कहूँ इम्पोर्टेंट डेज, वो है ना सारे के सारे है ना रेड लेटर से मार्क होते हैं। तो इसीलिए ना रेड लेटर जिस डेट पर मार्क होता है ना, आपको लग जाता है कि आज तो इस पर छुट्टी है कि नहीं है। अब मान लो अगर उस दिन छुट्टी है तो कोई तो ओकेजन है, कोई तो रीजन है ना छुट्टी होने का। तो ये जो रीजन है, ये जो ओकेजन है, ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है या एक इम्पॉर्टेंट रीजन है या इम्पॉर्टेंट ओकेजन है जिसकी वजह से आज छुट्टी रखी गई है। तो आप इसे ऐसे ही याद रखेंगे, ऐसे डेज या ऐसे लेटर्स जिनको रेड कलर से मार्क किया जाता है कैलेंडर पर, वो डेज या वो डेट्स कैसी होती है, मेमोरेबल डेज होती हैं। तो वैसे ही हम भी हमारे कैलेंडर पर कई, या हमारे फ़ोन के कैलेंडर में कई इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं या इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं उन्हें मार्क करके रखते हैं, तो वहाँ पर रेड कलर हाईलाइट हो जाता है। तो सम डेज और डेट्स
या सम लेटर्स या अल्फाबेट्स जिनको अगर आप रेड मार्क कर रहे हैं, यानी वो डे या वो डेट आपके लिए कैसा है, मेमोरेबल इवेंट है, मेमोरेबल उस दिन कुछ हुआ था जिसको याद करने के लिए आपने उसे रेड मार्क किया है। तो जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गई, ये हमारे कैलेंडर में कैसे कलर से मार्क होती है, ये हमारे कैलेंडर में रेड कलर से मार्क होती है। क्यों होती है, अभी जैसे जितनी भी मंथली वाइज हॉलीडेज आती है ये सारी रेड मार्क होती कि नहीं होती है, क्यों होती है, क्योंकि ये मेमोरेबल है। इस दिन को याद बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए हम उन डे एंड डेट्स को जो है वो याद करते हैं। तो ये आज की अगेन कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स थी जो अगेन आपके एग्जाम से यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से जो है वो रिलेटेड थी। काफ़ी ईडियम्स आपने इसमें भी नहीं देखी होंगी, जो नहीं पढ़ी होंगी इससे पहले। उम्मीद है आप इन ईडियम्स को रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करते रहें। रिवीजन पे अगर आप वोकैबुलरी को रखेंगे तो डेफिनेटली आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। एंड क्योंकि आपका सीजीएल का पेपर अपकमिंग है, तो इससे पहले हमने जितनी भी शिफ्ट्स करी थी या एंटोनिम, सिनोनिम या वन वर्ड्स या फिर हमने कन्फ्यूजेबल वर्ड्स भी कर रखे हैं, ईडियम्स इससे पहले भी मैंने आपको कराई हैं, वो सारी की सारी वीडियोस जो हैं वो अब आप डेफिनेटली रिवीजन पे रखें, क्योंकि अब आपके एग्जाम में बहुत ही थोड़े से दिन बचे हैं। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आपका एग्जाम जो है वो बहुत ही अच्छा हो, ऑल द बेस्ट आपकी प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।